जरूर। सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। जरा आंखें बंद करके एक ऐसी मशीन की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसी मशीन जो किसी 25 मंजिला इमारत जितनी बड़ी हो। बाप रे, 25 मंजिल। बिल्कुल। और जिसका सिर्फ एक चम्मच या कह लें जो उसका बकेट होता है ना, वो एक बार में एक पूरे पहाड़ का हिस्सा खुरचकर टनों कोयला निकाल सके। ये तो किसी दैत्य जैसा लग रहा है ना? अब जरा उस फैक्ट्री के बारे में सोचिए जिसने इस दैत्याकार मशीन को बनाया होगा। एक ऐसी जगह जो किसी एक कारखाने जितनी नहीं बल्कि एक पूरे शहर जितनी बड़ी है। जी बिल्कुल। एक ऐसी जगह जिसने हमारे देश के विशालकाय स्टील प्लांट बनाए और तो और इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड तक डिजाइन किए। लेकिन आज हालत बिल्कुल अलग है। हाँ, आज वही फैक्ट्री अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पाई को मोहताज है। ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है ना जो किसी को भी हैरत में डाल दे। मतलब आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र यही संस्था है, HEC रांची, यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिल्कुल। भारतीय औद्योगिक इतिहास में इसे यूं ही मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज या सभी उद्योगों की जननी नहीं कहा जाता। ये सिर्फ ईंट और लोहे का एक ढांचा नहीं था, बल्कि 1950 के दशक के भारत का सपना था। एकदम सही कहा। उस नव स्वतंत्र भारत के सपनों का प्रतीक था जो खुद को दुनिया के नक्शे पर एक औद्योगिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। और आज हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों जैसे कैग की 2016 से 2019 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स और झारखंड विधानसभा के बिल्कुल हालिया रिकॉर्ड्स का विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनका उद्देश्य यही समझना है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कैसे एक कंपनी जिसने भारत के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी, वो आज वेंटिलेटर पर है। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे सफर में उस जमीन और उन लोगों की क्या कीमत चुकाई गई जिनके ऊपर ये विशाल साम्राज्य खड़ा किया गया था। यही तो सबसे अहम सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब बात है 31 दिसंबर 1958 की। अच्छा, आजादी के करीब 11 साल बाद। हाँ, तब कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इस PSU की स्थापना की गई थी। उस समय भारत के सामने चुनौती क्या थी? हमें भिलाई, बोकारो और राउरकेला जैसे विशालकाय स्टील प्लांट बनाने थे। बिल्कुल, देश को स्टील चाहिए था। लेकिन हमारे पास इन प्लांट्स को बनाने के लिए जरूरी भारी मशीनरी नहीं थी। अगर हम हर एक पुर्जे के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर रहते तो हमारी आजादी के मायने ही क्या रह जाते। सही बात है, आत्मनिर्भरता तो तभी आती ना। जी, HEC का जन्म इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए हुआ था। इसका लक्ष्य था भारत में इस्पात उद्योग के लिए हर साल 1 मिलियन टन उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले भारी उपकरण खुद बनाना। 1 मिलियन टन क्षमता वाले उपकरण हर साल? मतलब ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, खासकर ऐसे देश के लिए जो अभी अभी आजाद हुआ था। और जिसके पास इस स्तर की इंजीनियरिंग का कोई खास अनुभव नहीं था। तो फिर हमने ये किया कैसे? इतनी बड़ी तकनीक आई कहां से? देखिए, इसीलिए हमें तकनीकी मदद की जरूरत पड़ी। उस समय दुनिया शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी, तो भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया की ओर हाथ बढ़ाया। ओहो, तो मतलब विदेशी सहयोग से शुरुआत हुई। बिल्कुल। इन दोनों देशों ने जो तकनीक और विशेषज्ञता दी ना, उसी से HEC का वो विशाल इकोसिस्टम तैयार हुआ जिसे हम आज 3 मुख्य इकाइयों के रूप में जानते हैं। हाँ, मैंने इन 3 इकाइयों के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुनने वालों के लिए हम इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करें। ये इकाइयां असल में करती क्या थी? जरूर। इसे एक चेन या कह लें एक श्रृंखला की तरह समझिए। ठीक है। पहली इकाई थी फाउंड्री फोर्ज प्लांट, जिसे हम FFP कहते हैं। इसे चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया था। इसका काम था धातु को पिघलाना और ढालना, मतलब कास्टिंग और फोर्जिंग। मतलब एकदम बेसिक शुरुआत। हाँ, भट्टियों में हजारों डिग्री तापमान पर लोहे और स्टील को पिघलाकर विशालकाय सांचों में ढाला जाता था। इसके बाद नंबर आता था हेवी मशीन टूल्स प्लांट का, यानी HMTP, जो दूसरी इकाई थी। जी, जो विशालकाय धातु के टुकड़े FFP में बनते थे ना, उन्हें HMTP में लाया जाता था।
वहां भारी भरकम लेथ और मिलिंग मशीनों के जरिए उन्हें तराश कर सटीक गियर, शाफ्ट और पुर्जे बनाए जाते थे। समझ गया। और तीसरी इकाई? अंत में इन सभी पुर्जों को हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी HMBP, जिसे सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था, वहां ले जाकर असेंबल किया जाता था और माइनिंग, स्टील या फिर डिफेंस के लिए फाइनल मशीन तैयार की जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया को सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक तस्वीर बन रही है। इसे ऐसे समझें जैसे HEC देश के बुनियादी ढांचे के लिए एक विशालकाय 3D प्रिंटर था। अरे वाह, 3D प्रिंटर दिलचस्प है। मतलब ये कोई आम फैक्ट्री नहीं थी जहां सीधे इस्तेमाल की चीजें बन रही हों। जो FFP था वो उस 3D प्रिंटर की इंक या पिघला हुआ प्लास्टिक था। HMTP उसका नोजल था जो उसे आकार दे रहा था। और HMBP वो फाइनल प्लेटफॉर्म था जहां मशीनें आकार ले रही थीं। मतलब ये वो फैक्ट्री थी जो भारत के दूसरे कारखानों को बनाने के लिए मशीनें प्रिंट कर रही थी। क्या बात है, ये मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज की बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। एक ऐसा प्रिंटर जिसने सचमुच आधुनिक भारत का खाका खींचा, है ना? और देखिए, इस 3D प्रिंटर की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 15 नवंबर 1963 को दिवाली के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद रांची आकर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ओहो, मतलब खुद प्रधानमंत्री आए थे? जी, और 1964 तक इन धधकती भट्टियों और विशाल मशीनों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन भी शुरू कर दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस विशालकाय 3D प्रिंटर ने असल में क्या-क्या प्रिंट किया? जब हम दस्तावेजों के पन्ने पलटते हैं ना, तो आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। बिल्कुल, आंकड़े बहुत विशाल है। अकेले इस 5 क्षेत्र को HEC ने 5.5 लाख टन से अधिक के उपकरण सप्लाई किए। मतलब बोकारो और विजाग स्टील प्लांट तो लगभग पूरी तरह से इसी की देन है। और सिर्फ स्टील ही नहीं, अगर हम माइनिंग यानी खनन की दुनिया में जाएं तो HEC का योगदान और भी विस्मयकारी है। क्या आपने कभी ड्रैगलाइन के बारे में सुना है? ड्रैगलाइन? शायद किसी तरह का एक्सकेवेटर? हाँ, लेकिन ये कोई आम बुलडोजर नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जिसका आकार एक बहुमंजिला इमारत जितना होता है। बाप रे! और HEC ने 24 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले 12 ड्रैगलाइन बनाए। इसका मतलब है कि इसका एक बकेट एक बार में एक पूरे कमरे के बराबर मिट्टी और पत्थर उठा सकता है। एक पूरे कमरे के बराबर एक बार में? जी। इसके अलावा पहाड़ों का सीना चीरने वाले 58 भारी एक्सकेवेटर बनाए और 1500 TPH मतलब टन प्रति घंटा की क्षमता वाले विशाल जायरेटरी क्रशर्स भी बनाए। ये क्रशर कितने ताकतवर होते हैं? इतने ताकतवर कि कार के आकार के पत्थरों को कुछ ही सेकंड में बजरी में बदल सकते हैं। अरे बाप रे! और यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। जो कंपनी खदानों के लिए लोहे के विशाल क्रशर बना रही है, जो रेलवे और रक्षा क्षेत्र के लिए तोपों के पुर्जे बना रही है, वही कंपनी अचानक अंतरिक्ष में छलांग लगा देती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसरो के लिए रॉकेट लॉन्च पैड बनाना। एक तरफ आप पहाड़ तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग की वो सटीकता हासिल कर रहे हैं जहां मिलीमीटर के 1000वें हिस्से की भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये HEC की उस इंजीनियरिंग महारत का सबूत था जिसे हम टर्नकी प्रोजेक्ट्स कहते हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट्स मतलब टर्नकी का अर्थ होता है किसी भी प्रोजेक्ट को उसके विचार यानी कॉन्सेप्ट से लेकर उसकी चाबी सौंपने तक की पूरी जिम्मेदारी लेना। अच्छा, मतलब शुरू से अंत तक सब कुछ? बिल्कुल। आप उन्हें एक खाली जमीन देते हैं और वे आपको एक पूरा चालू कारखाना या लॉन्च पैड सौंप देते हैं। उस समय भारत में ये क्षमता किसी और के पास नहीं थी। ये तो सच में कमाल है। जी, और यही कारण था कि HEC को स्कोप अवार्ड 2010 का BRPSC टर्नअराउंड अवार्ड और BT स्टार PSU एक्सीलेंस अवार्ड जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले। ये सब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम इंजीनियरिंग के किसी स्वर्ण युग की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा क्योंकि ये जो कारखाने थे, ये जो विशाल HMBP और FFP की इमारतें थी, ये हवा में तो नहीं बनी थी ना? बिल्कुल नहीं। इन्हें बनाने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग की जरूरत थी। और जब मैं हमारे स्रोतों, खासकर विधानसभा दस्तावेजों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा था,
तो इस कहानी का एक दूसरा ही पहलू सामने आया। जी, जो अक्सर छुप जाता है। हाँ, एक ऐसा पहलू जो विकास की उस चमकदार तस्वीर के पीछे का अंधेरा है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, कोई भी औद्योगिक क्रांति ना बिना किसी कीमत के नहीं आती, और यहाँ वो कीमत चुकाई उस जमीन के मूल निवासियों ने। दस्तावेजों के अनुसार तत्कालीन बिहार सरकार ने 1894 के पुराने ब्रिटिश कालीन भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल करते हुए HEC के लिए 7,199 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। 7,199 एकड़? जी, जरा इस संख्या पर गौर करें। 7,199 एकड़। ये तो मतलब पूरा का पूरा एक नया शहर बसाने जितनी जमीन है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई खाली या बंजर जमीन नहीं थी, यहाँ लोग रहते थे। बिल्कुल रहते थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि 23 से 32 गांव इस पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया की चपेट में आए। इनमें मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासी समुदाय जैसे उरांव और मुंडा और कई दलित किसान परिवार शामिल थे। जी। हटिया, धुरवा और लटमा जैसे 13 गांव तो ऐसे थे जिन्हें पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया, मतलब उनका अस्तित्व ही नक्शे से मिटा दिया गया। और 22 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। कुल मिलाकर 2000 से अधिक परिवार अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीन से उखड़ गए। और विस्थापन के बाद उनका क्या हुआ, ये कहानी और भी दर्दनाक है। क्या हुआ उनके साथ? पुनर्वास के नाम पर ना उन्हें नया सराय जैसी जगहों पे छोटे छोटे प्लॉट्स और कुछ नकद मुआवजा दे दिया गया, लेकिन वो मुआवजा इतना अपर्याप्त था और पुनर्वास की योजना इतनी कमजोर थी कि उसका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। आज तक? मतलब 60-70 साल बाद भी? जी। 2016 में, यानी विस्थापन के लगभग आधी सदी बाद, जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST की टीम ने उन प्रभावित गांवों का दौरा किया, तो उनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। उन परिवारों की स्थिति आज भी बेहद दयनीय है। देखिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही और मैं इसे लेकर सच में बहुत उलझन में हूँ। बताइए। अक्सर हम टीवी पर या किताबों में पढ़ते हैं कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो कहा जाता है कि देश के विकास के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ता है। ये आम तर्क है। हम इसरो के लॉन्च पैड के जश्न तो मनाते, लेकिन हम इस बात को बड़े आराम से नजरअंदाज कर देते हैं कि उसके लिए दर्जनों गांवों को उजाड़ दिया गया। तो क्या राष्ट्रीय हित का ये तर्क सच में जायज है? ये एक बहुत ही चुभने वाला लेकिन बेहद जरूरी सवाल है। खासकर तब ना जब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जमीन दी, उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी आज भी 2026 में भी बुनियादी सुविधाओं और न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और अगर हम इतिहास के पन्नों को निष्पक्ष होकर पढ़ें तो ये राष्ट्रीय हित बनाम स्थानीय अधिकारों का एक क्लासिक संघर्ष है। हम बिल्कुल। जब आप किसी किसान या आदिवासी से उसकी जमीन लेते हैं तो आप सिर्फ मिट्टी नहीं लेते। हाँ। आप उसकी आजीविका, उसकी संस्कृति और उसका पूरा भविष्य ले लेते हैं। सही बात है। 2011-12 में हटिया मजदूर यूनियन और विस्थापित समितियों ने जो बड़े प्रदर्शन किए थे ना, उनकी मांग बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि जो जमीन कारखाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है, वो अतिरिक्त जमीन मूल रैयतों को वापस की जाए। ओहो, मतलब जो जमीन खाली पड़ी है। जी। और ये मुद्दा आज भी उतना ही गर्म है। 2025-26 के झारखंड विधानसभा के हालिया सत्रों में भी HEC विस्थापितों की जमीन की अवैध खरीद बिक्री का मामला जोर शोर से उठा है। सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब ये घाव अभी तक भरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये साबित करता है कि विस्थापन का ये घाव वक्त के साथ भरा नहीं है, बल्कि और गहरा हुआ है। और यही बात मुझे सीधे उस ऑडिट रिपोर्ट की तरफ ले जाती है जिसने मेरे सच में होश उड़ा दिए। हाँ, आप कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि विस्थापित लोगों की ये मांग कि अतिरिक्त जमीन हमें वापस कर दी जाए, ये कोई हवाई बात नहीं थी। जब हम 2016 से 2019 के बीच की कैग की उस विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं तो HEC के प्रबंधन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आती है ना, जो इस पूरे विस्थापन को एक क्रूर मजाक की तरह पेश करती है। आप उस जमीन के उपयोग के आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। कैग की वो रिपोर्ट वास्तव में आंखें खोलने वाली है। याद कीजिए, HEC को कुल 7,199 एकड़ जमीन दी गई थी, इस वादे के साथ कि वहां विशाल कारखाने लगेंगे। हाँ, राष्ट्र निर्माण के नाम पर। लेकिन ऑडिट में क्या पाया गया?
उस कुल जमीन का केवल और केवल 36% हिस्सा ही कंपनी ने अपने प्राथमिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ 36%? जी, इसमें से करीब 729 एकड़ कारखाने के लिए और लगभग 1840 एकड़ टाउनशिप के लिए उपयोग हुआ। मतलब जिस जमीन के लिए हजारों परिवारों को बेघर कर दिया गया, उसमें से आधे से भी कम का इस्तेमाल हुआ। तो बाकी जमीन का क्या हुआ? रिपोर्ट साफ बताती है कि लगभग 44% जमीन तो धीरे धीरे रेलवे, राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों को ट्रांसफर कर दी गई। अरे बाप रे। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा ये है कि मार्च 2019 तक उस अधिग्रहित जमीन का 20% हिस्सा बिल्कुल खाली यानी वेकेंट पड़ा हुआ था। 20% खाली। और यहीं पर वो विरोधाभास अपने चरम पर पहुंच जाता है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी ही छीनी गई जमीन के किनारे झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कंपनी के पास 20% जमीन दशकों से खाली पड़ी है, जिस पर झाड़ियां उग रही हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए जी, इतनी बेशकीमती जमीन पास होने के बावजूद कंपनी खुद खंगाली की कगार पर पहुंच गई। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये खाली पड़ी जमीन और विस्थापन का मुद्दा उस बड़ी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण था जो HEC को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। मतलब बीमारी कुछ और ही थी। हाँ, 1990 के दशक तक आते आते दुनिया बदल चुकी थी। भारत में आर्थिक उदारीकरण या कह लें लिबरलाइजेशन आ चुका था। निजी कंपनियां आधुनिक तकनीक के साथ बाजार में उतर रही थी। सही बात है, कंपटीशन बढ़ गया था। लेकिन HEC, उसकी मशीनरी 1960s के दशक की थी, तकनीक पुरानी हो चुकी थी और सबसे बड़ा बोझ था उसका अति विशाल ढांचा। अच्छा, आप उस टाउनशिप की बात कर रही हैं ना? मैंने दस्तावेजों में पढ़ा था कि वहां 11,000 से ज्यादा स्टाफ क्वार्टर थे। बिल्कुल, HEC की टाउनशिप में 11,109 क्वार्टर थे। उनके पास अपने अस्पताल थे, स्कूल थे, सड़कें थी। जब कंपनी मुनाफे में थी तब तो ये सब ठीक था। हाँ, तब तो खर्च निकल जाता होगा। लेकिन जब पुरानी तकनीक के कारण बाजार में ऑर्डर मिलने कम हो गए, उत्पादन गिरने लगा, तो इतनी बड़ी टाउनशिप और इतने बड़े वर्कफोर्स का रखरखाव एक सफेद हाथी पालने जैसा हो गया। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति। बिल्कुल वही। घाटा इतना तेजी से बढ़ा कि 1992 तक कंपनी की नेटवर्थ पूरी तरह से शून्य हो गई, यानी कंपनी दिवालिया हो गई। बाप रे। और मामला BIFR यानी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड के पास चला गया। 1992 में दिवालिया, और 2004 में तो BIFR ने इसे पूरी तरह बंद करने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कंपनी बंद नहीं हुई। सरकार ने 2005 में, 2008 में, 2013 में और 2014 में करोड़ों रुपए के कई रिवाइवल पैकेज दिए। ये सच है। और 2011-12 में तो एक चमत्कारिक दौर भी आया जब कंपनी ने करीब 38 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया। और 2017 में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 675 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने के बदले 742 करोड़ रुपए का एक विशाल पैकेज मंजूर किया। ये सब क्या था फिर? इसे आप संक कॉस्ट फैलेसी का एक क्लासिक उदाहरण कह सकते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी? जी। सरकार एक डूबते हुए जहाज में बस इसलिए पैसे डालती जा रही थी क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज थी। लेकिन समस्या वित्तीय नहीं थी, समस्या संरचनात्मक थी। मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति के दिल में ब्लॉकेज है तो उसे खून चढ़ाने से वो ठीक नहीं होगा ना, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। आप 700 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन अगर मशीनें वही 50 साल पुरानी हैं तो आप बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। जब तक आप समय के साथ अपनी मुख्य तकनीक का आधुनिकीकरण नहीं करते, तब तक ये सारे रिवाइवल पैकेज सिर्फ एक अस्थायी मरहम का काम करते हैं। 2018 में तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंपने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो योजना भी कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। वो क्यों? क्योंकि कोई भी विभाग ना एक ऐसी संस्था को अपने सिर नहीं लेना चाहता जिसके पास हजारों कर्मचारियों की देनदारी हो, पुरानी मशीनें हो और प्रबंधन की घोर कमी हो। और इसी का नतीजा है कि आज 2026 में वो 3D प्रिंटर जिसने पूरे देश का निर्माण किया था,
वो खुद जंग खा रहा है। बेहद दुखद स्थिति है। कर्मचारियों के महीनों के वेतन बकाया हैं, कारखानों के गेट पर ताले लटक रहे हैं और जो कुछ बचे खुचे कर्मचारी हैं वे दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रांची की सड़कों तक बस एक ही मांग कर रहे हैं, एक और रिवाइवल पैकेज। लेकिन इस बार उन्हें भी पता है कि सिर्फ पैसों से बात नहीं बनेगी, मशीनरी का पूर्ण आधुनिकीकरण चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरी कहानी हमें ये सोचने के पर मजबूर करती है कि किसी भी उद्योग का जीवन चक्र कैसा होता है। ये सिर्फ रांची के कारखाने के उत्थान और पतन का इतिहास नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमें सिखाता है कि सार्वजनिक धन, भूमि और संसाधनों का कुप्रबंधन कैसे दशकों तक असर डालता है। अगर आपने 1960 के दशक में भविष्य की नींव रखी थी, तो आपको 1990 के दशक में उस नींव को अपडेट भी करना चाहिए था। सही कहा। तो सुनने वालों के लिए इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि बड़े बड़े आंकड़े और शानदार उपलब्धियां न किसी कंपनी के भविष्य की गारंटी नहीं होते। बिल्कुल नहीं। आपको समय के साथ बदलना ही पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, जिन लोगों की जमीन पर आप विकास की इमारत खड़ी करते हैं, उन्हें उस विकास का हिस्सा बनाना पड़ता है, वरना वो इमारत अंदर से खोखली ही रहती है। जी, विकास का एक मानवीय पहलू होता है जिसे कभी भी स्प्रेडशीट या ऑडिट रिपोर्ट में पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता। एकदम सच बात है। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो हमारे स्रोतों से ही उपजा है, लेकिन जो हमें भविष्य की ओर देखने को मजबूर करता है। बताइए। जरा सोचिए, एचईसी जैसी विशालकाय फैक्ट्रियां जिनका क्षेत्रफल लाखों वर्ग मीटर में फैला हो, जब वे अंततः काम करना बंद कर देती हैं, तो उन लोहे के जंग खाते पहाड़ों, उन धुआं उगलना बंद कर चुकी चिमनियों और खाली पड़ी 11,000 घरों वाली विशाल टाउनशिप्स का क्या होता है? ये भविष्य के शहरी विकास और अर्बन प्लानिंग के लिए एक बहुत ही जटिल सवाल है। बिल्कुल। क्या भविष्य के शहरी विकास में इन औद्योगिक खंडरों यानी इंडस्ट्रियल रूइंस को किसी नए जीवन में बदला जा सकता है? क्या हम उस खाली पड़ी जमीन और उन इमारतों को नए जमाने के स्टार्टअप्स या ग्रीन एनर्जी हब में बदल सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा नजरिया है सोचने का। या फिर ये सिर्फ गुजरे हुए कल के एक खामोश जंग खाते स्मारक बनकर रह जाएंगे जो हमें बस हमारी पुरानी गलतियों की याद दिलाते रहेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे अगली चर्चा में मिलेंगे।